कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, श्री किरण रिज्जू जी, श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री फग्गन सिंह जी, जॉन बारला जी, श्री अनिल कुमार सचिव ट्राइबल अफेयर्स और आज देश भर से आए हुए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, सांसद और ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज का दिन पूरे देश के लिए और विशेषकर जनजातीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उन लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण दिन है जो सालों से जनजातीय विकास के लिए, जनजाति की संस्कृति, संस्कार, कला, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अनुसंधान भी करते हैं, नीतियां बनाने का काम भी करते हैं और नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए वॉचडॉग का भी काम करते हैं। इस सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के अनुसार राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान आज अस्तित्व में आ रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है। मित्रों, जब भी कोई एक नई शुरुआत होती है, हमें लगता है कि ठीक है भाई, एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया, कोई अनुसंधान संस्थान बन गया। मगर आज कई ऐसे संस्थान देश में है जो 50-60 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो अगर हमें मालूम पड़ता है कि वो न होते तो क्या होता। देश में जब भी विकास आयोजन से हो, इसलिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई होगी, शायद इससे भी कम महत्व का वो कार्यक्रम होगा। मगर प्लानिंग कमीशन और बाद में अब नीति आयोग का योगदान देश के विकास में जब देखते हैं, तब मालूम पड़ता है कि अगर प्लानिंग कमीशन न होता तो विकास की गाड़ी हमारी डिरेल हो जाती, अलग रास्ते पे चली जाती। अनुसंधान के आधार पर विकास और विकास के मीठे फल हमने प्लानिंग कमीशन के देखे हैं। जब किसी ने बेल की स्थापना करी होगी तब महज एक विद्युत उत्पादन के उपकरणों को बनाने वाले कारखाने के रूप में देखा होगा। मगर जब आज एनालिसिस करते हैं 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, कि देश के 91% विद्युत बनाने वाले कारखानों में जो संयंत्र है वो भेल का बनाया हुआ है। जब भेल न होता तो क्या होता है, इसकी कल्पना जब भेल बनता है तब नहीं आती। उसी तरह से ये आज जनजातीय विषयों पर एक अनुसंधान कार्य के लिए राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान जो बन रहा है वो इतना ही बड़ा कार्य है। 50 साल के बाद इसके योगदान को अगर कोई देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि मोदी जी की कल्पना क्या है। अनेक प्रकार के 2 दर्जन से भी ज्यादा जनजाति अनुसंधान संस्थान अलग अलग नाम से अलग अलग संस्थाओं के तत्वाधान में काम कर रहे हैं। मगर उसको राष्ट्रीय रूप से जोड़ने वाली कड़ी नदारद थी, राष्ट्रीय रूप से जोड़ने वाली कड़ी नहीं थी। और हमारे जनजातीय समाज में इतनी सारी विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, खान पान की विविधता है, वेशभूषा की विविधता है, कौशल की भी विविधता है। ये विविधताओं को अगर एक कड़ी नहीं जोड़ती है तो समग्र देश के जनजातीय समाज के विकास का स्वप्न अधूरा ही रहता है।
मुझे लगता है मोदी जी ने जो कल्पना करी है और राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान आज बन रहा है, वो एक कड़ी बनने वाला है और हमारी कल्पना का जनजातीय विकास को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मंत्रालय और नीति आयोग दोनों को बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने जो कार्य करा है इसके दूरगामी परिणाम आने वाले। आजादी के अमृत महोत्सव में एक कार्य हो रहा है। अभी अभी ही मोदी जी ने पहली बार आजादी के बाद जनजातीय गौरव दिवस इसकी घोषणा भी की और पहले जनजातीय गौरव दिवस को मनाने का काम भी हमने अभी अभी किया। मोदी जी पहले भी जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, मैं उनका वहां की मंत्रिपरिषद में भी साथी था। उस वक्त उन्होंने समग्र गुजरात के समग्र जनजातीय समाज के विकास की कल्पना की, जिसमें व्यक्ति का विकास भी समाहित था, गांव का विकास भी समाहित था और क्षेत्र का विकास भी समाहित था। ये तीनों का संपूर्ण विकास नहीं होता है तब तक जनजातीय समाज का विकास नहीं होता है। इसलिए तीनों विकास को समाहित करते हुए उन्होंने वनबंधु कल्याण योजना वहां जमीन पर उतारी थी और पहली बार आजादी के बाद जो जनजातीय समाज को संविधान ने अधिकार दिया है, जितनी आबादी है उतना बजट में आवंटन होना चाहिए, वो किसी राज्य ने किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में किया गया। सबका विकास, समावेशी विकास, सर्वस्पर्शीय विकास, उसको लक्ष्य में रखकर ये वनबंधु कल्याण योजना उस वक्त बनाई गई थी। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक प्रकार की विविधता वाले इस देश के 8% जिसकी आबादी है 10 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, ऐसे जनजातीय समाज को एक सूत्र में इसके विकास को पिरोने के लिए इस संस्थान की कल्पना की थी। आज उसका मूर्त स्वरूप मिल रहा है। जल, जंगल, जमीन ऐसे महत्वपूर्ण विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, भाषा, परंपरा, जो जनजातीय समाज का प्राण है, ऐसे विषय, अनेक परंपरागत कानून बने हुए हैं हर क्षेत्र में। आपको आश्चर्य होगा, आज भी डांग भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। भारत सरकार को वहां के राजा ने डांग को लीज पर दिया हुआ है। अनेक प्रकार के जनजातीय परंपरागत कानून इस देश में बने हुए हैं। इस पर भी अनुसंधान की जरूरत है। इसका अभी के कानून के साथ सामंजस्य करे बगैर कोई भी जनजाति कल्याण के कानून को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जनजाति सालों से वो कानून के आधार पर जीने के लिए परंपरागत रूप से आदि, तो हमने नए कानून को पुराने कानूनों के साथ सामंजस्य भी बिठाना पड़ेगा। इस सभी विषय पर, जैसे मैंने आगे कहा, जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, भाषा, परंपरा, खानपान और स्थानीय कानून, ये सभी विषयों पर अगर अनुसंधान करना है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर ही हो सकता है और उसकी मान्यता भी तभी आ सकती है जब ये अनुसंधान का पेपर राष्ट्रीय जनजाति कल्याण मंत्रालय में आए और उसके माध्यम से संसद में जाए। आज अत्यंत ही ऐतिहासिक दिवस के रूप में हम सब आनंदित हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर देश के समस्त जनजातीय समुदायों के लिए आने वाले दिनों में यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि भारत के अंदर जो विविध जनजातीय समुदाय देश के विभिन्न प्रांतों में
विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नीति विषयक अध्ययन का और इसके माध्यम से विकास का नया आयाम सुनिश्चित किया जा सके। और इसी उद्देश्य को लेकर आज माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। तो उन्होंने अपने उद्गार में जनजातीय क्षेत्रों के विकास को, जनजातीय क्षेत्रों के सांस्कृतिक विरासत को और जनजातीय क्षेत्रों के समस्याओं को रेखांकित किया और इस बात का उल्लेख करते हुए इस दिवस को ऐतिहासिक बताया, इस दिन को ऐतिहासिक बताया कि यह एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान दूरगामी परिणाम, दूरगामी लक्ष्य को परिणाम में बदलेगा और करोड़ों अनुसूचित जनजाति आदिवासी जो देश भर में रहते हैं उन्हें इससे जुड़कर विकास के दिशा में आगे बढ़ने का और सरकार की जो प्रतिबद्धता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और हम सब का प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ हम उन सभी क्षेत्रों में उनके समस्याओं का समाधान के लिए सही तरीके से इस बात को सबके सामने कि इस समस्या का समाधान का रास्ता क्या हो सकता है, वह अध्ययन के माध्यम से, शोध के माध्यम से, विभिन्न ऐसे एक्सपर्ट्स के जो सामाजिक स्तर पर गांव में काम करते हैं, संस्थानों में काम करते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में काम करते हैं, वैसे लोगों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए नीतियों के साथ हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे जिससे कि उसके विकास को निरंतरता मिले, उनके सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण, संवर्धन मिले और उन परंपराओं के साथ जीने की जो एक नैसर्गिक व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ किया जा सके। आप सबके जानकारी में है कि पिछले 8 वर्षों में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार जनजातीय विषयों पर गंभीरता से विचार किया गया है, विकास को नया आयाम मिले हैं और उपलब्धियों की श्रृंखला को हम जोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन और तीव्रता के साथ देश की आकांक्षा है, जनजातीय समाज की आकांक्षा है और देश भर को समृद्ध बनाने के लिए इस क्षेत्र को और अधिक गतिशील कैसे बने, ये हम सब की जिम्मेदारी। संस्थान इसी कड़ी में संस्थागत विकास के लिए एक इस समय में इस कैंपस में हो रहा है, लेकिन इसका परिणाम पूरे देश भर में परिलक्षित होगी। और मैंने माननीय गृह मंत्री जी ने इसका भी उल्लेख किया कि जब भी कोई संस्थान शुरू होता है उसमें क्लैरिटी होती है और स्पष्टता होती है, तो आने वाले 25 वर्षों में जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो जो हमारे आशा, आकांक्षा और उम्मीदें हैं उस पर हम खरा उतरने का, हमारे बाद के लोगों को देखने का मौका मिलेगा। तो यह संस्थान एक नैसर्गिक संस्थान होगी। यह संस्थान उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को माइक्रो लेवल में
रिसर्च करते हुए उन सारे विषयों पर अपने सुझावों के साथ कि हम आगे किस तरह के अप्रोच लें ताकि एक हॉलिस्टिक जो एक संपूर्ण रूप से समावेशी रूप से विकास की जो परिकल्पना है उसको सार्थक सिद्ध कर सके। भारत सरकार का यह जनजातीय मंत्रालय जिसका उल्लेख हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी किया, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी किया, इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि यह समय उत्सव के साथ साथ संकल्प लेने का है। जो एनालिसिस किया था, जब रिव्यू किया था, तो उनका ये कहना था कि जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो किस तरह से जो नीति के लिए एक सबको जोड़ा जाए। तो अभी क्या उस समय 14 इंस्टीट्यूट्स थे, वो एक जो कमेटी बैठी, झारवार कमेटी बैठी, जो कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक है, उसके प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने ये कहा कि एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कि 27 के जितने TRIs हैं उनको जोड़े। उससे पहले 98 में एक कमेटी बैठी थी, तो उस कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया था कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। उसमें क्या है, अभी जितनी इंस्टीट्यूट्स की रिसर्च होती थी 1500 के करीब लगभग रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हम उनको देते हैं, बट उनकी क्या क्वालिटी है, उनकी क्या कैपेसिटी है, वो किसी को मालूम नहीं था। उसकी रिव्यू कौन करे, क्योंकि मंत्रालय में जो डिवीज़न है वो तो एक बहुत छोटी डिवीज़न है, 1.5-2 लोग हैं। इस इंस्टीट्यूट का बेसिकली काम होगा कि जो सारी रिसर्च पूरे इंडिया में हो रही है उसका एनालिसिस करना। फिर ऐसे ही काफ़ी होते थे प्रोजेक्ट्स, डुप्लीकेट प्रोजेक्ट होते थे, एक ऑलरेडी एक हो गया। और तीसरा जो मंत्री जी हमेशा कहते हैं, जो आज तक रिसर्च होती थी सिर्फ एथनोग्राफिक स्टडीज़ होती थी, बट हमने क्या करना है, एक एक्शन बेस्ड रिसर्च। जैसे आप नीचे अगर सारे वो देखेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के, चाहे वो लेह लद्दाख में पानी के स्तूपा के थ्रू बचाना हो, चाहे वहाँ पे एप्रीकॉट का नॉर्थ ईस्ट में हो, और चाहे वो जो हमारे 1000 स्ट्रीम्स का प्रोजेक्ट है, उस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से एक ऐसे निर्धारित किया जाए कि एक तो डुप्लीसिटी ना हो। थर्डली, पूरे इंडिया में इस समय 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, साल में 50 के करीब जो हैं वो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, बट हमें यहाँ पे ये भी नहीं पता चलता था, पैसा हम दे रहे थे कि फेस्टिवल हो कहाँ पे रहा है। अब क्या एक नेशनल कैलेंडर बनेगा जो ये डिसाइड करेगा। जैसे आज भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक वहाँ पे TRI उड़ीसा में कोई चल रहा है, तो पहले हमें कुछ नहीं पता चलता। तीसरा सबसे बड़ी जो थी, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स थे स्टेट लेवल पे, उनकी जो MOU टाइप के यूनिवर्सिटीज़ के साथ नहीं थे, जो गृह मंत्री जी ने भी बताया, सर ने भी बताया। जैसे TRI उड़ीसा है, ये डायरेक्टर TRI हैं, तो हमने इसमें अभी जैसे आदिम जाति संस्थान है जो कि 1952 का बना हुआ है, जिसमें प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट उसके चेयरमैन थे, मुरारजी देसाई उसके हेड थे, ठक्कर बापा उसके हेड थे। तो इस संस्थान ने उसका इंस्टीट्यूट भी उनके साथ MOU किया। अगर आप वहाँ पे जाके देखें, वहाँ पे 7000 जो बुक्स हैं, जो ऐसी रेयर बुक्स हैं ट्राइबल पे, जो इस लाइब्रेरी में भी नहीं है, उन सबकी हम डॉक्यूमेंटेशन करा रहे हैं। उसमें जो म्यूज़ियम है जो 25 साल पहले बना था, वो इस संस्थान के थ्रू हो रहा है। तीसरा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो जितने म्यूज़ियम्स बन रहे हैं उसमें आर्टिसंस को के थ्रू ही वो म्यूज़ियम बनाए जाएँ, ताकि उनकी चाहे वेशभूषा है, चाहे उनका जो लोकल एरिया है जहाँ पे ये ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट्स हुई, उनको वो खुद से जाके करें। ये सिर्फ एक ऐसा ना हो कि आपने डिजिटली कुछ दिखा दिया। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो इस माध्यम से, फिर जितने अभी म्यूज़ियम देश में 10 ऑलरेडी हैं डिफरेंट TRIs में, 10 नए म्यूज़ियम बन रहे हैं, उनको कैसे चलाएंगे, कौन चलाएगा, उसमें जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है या जो नई रिसर्च हो रही है, उसके बारे में भी ये संस्थान का रहेगा। फिर अभी हम लाइब्रेरी जो डिजिटल है, हमारी जो डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी है, उसमें लगभग 1400 प्रोजेक्ट हैं। इसी तरह पूरे इंडिया की जो 27 TRIs हैं, उसका ये नॉलेज सेंटर यहाँ पे जो रहेगा। तो ये बेसिकली लाइब्रेरी है, और इतने लोग बाहर से आते हैं।